हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने जुलाई 2019 वाला पेपर लिया था। ये पेपर है दिसंबर 2018 वाला। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने साइंस की प्लेलिस्ट बना दी है जहां पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ईवीएस की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो यदि आप पेपर फर्स्ट भी देने वाले हैं तो आप ईवीएस के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं। पहला है वाइपर, दूसरा एनाकोंडा, तीसरा बोआ और चौथा है जालीदार अजगर। तो संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प पूछे गए हैं। तो सबसे लंबा सर्प है जालीदार अजगर। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी होती है? ये लगभग 33 फीट लंबा होता है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। जो वाइपर है ये लगभग 3 फीट से 12 फीट तक बढ़ता है। एनाकोंडा ये 29 फीट तक लंबे हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं थोड़े बहुत। और जो बोआ होता है इसकी लंबाई होती है, जो वयस्क सांप होता है वह 10 फीट का होता है, लगभग 10 फीट का। तो सबसे लंबे पूछे गए थे तो सबसे लंबे जालीदार अजगर हैं। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि पहला विकल्प है यह एक आसान व्यायाम है, दूसरा है यह लोगों को स्वस्थ रखता है, तीसरा है यह भूख बढ़ाता है और चौथा है यह खुशियां लाता है। तो विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि यह लोगों को स्वस्थ रखता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है, ये भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार के द्वारा किया गया। पहला है रोनाल्ड रोस, दूसरा है रॉबर्ट कोच, तीसरा है एडवर्ड जेनर और चौथा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो चेचक के टीके की खोज की एडवर्ड जेनर ने। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। रोनाल्ड रोस ने ही बताया था कि मलेरिया जो है मच्छर के द्वारा फैलता है, और इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये पहले अंग्रेज थे, तो ये भी याद रखिएगा। रॉबर्ट कॉच ने तपेदिक और हैजा के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया की खोज की थी, और इन्हें इस शोध के लिए यानी उन्हें तपेदिक पर उनके शोध के लिए 1905 में फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक डॉक्टर और जीवाणु विज्ञानी थे जिन्होंने पेंसिलिन की खोज की, और 1945 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इन सब के बारे में भी जानकारी आवश्यक है। हो सकता है अब की बार प्रश्न रोनाल्ड रोस से पूछ लिया जाए या रॉबर्ट कोच से पूछ लिया जाए, तो आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? पहला है कॉपर सल्फेट, दूसरा है सोडियम बेंजोएट, तीसरा है अमोनियम सल्फेट और चौथा है सोडियम क्लोराइड। तो परिरक्षक क्या होते हैं? खाद्य परिरक्षक सूक्ष्मजीवी वृद्धि के कारण भोजन को संदूषित होने से रोकते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग भी परिरक्षक के रूप में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का प्रयोग भी परिरक्षक के रूप में किया जाता है। जैसे कि इसमें दो विकल्प सही हैं। सोडियम बेंजोएट भी परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, सोडियम क्लोराइड भी किया जाता है। अब इसमें दो विकल्प सही हैं, तो हो सकता है इसका कॉमन नंबर दिया गया हो। आप याद रखिएगा कि सोडियम बेंजोएट का प्रयोग भी किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है। पहला है अल्कोहल, दूसरा दही, तीसरा चीनी और चौथा है साधारण नमक। तो ईस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। जो दही है तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही और पनीर में परिवर्तित कर देता है। चीनी, इसका निर्माण गन्ने के रस के शुद्धिकरण और जमने के बाद किया जाता है। और साधारण नमक यह समुद्र के खारे पानी के शुद्धिकरण और जमने के बाद बनता है। तो इन सब के बारे में भी जानकारी आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, राइबोसोम, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी से संबंधित है, राइबोसोम से किससे संबंधित है ये पूछा गया है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा प्रोटीन और चौथा विटामिन। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल। ये आपको याद रखना है। अब राइबोसोम जो है ऐसे अंग होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं, तो इसका संबंध प्रोटीन से है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, प्रोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा? तो दोलन की संख्या पूछी गई है। दोलन बराबर होता है आवृत्ति गुणा समय। आवृत्ति हमें दी गई है 2 हर्ट्ज, समय 16 सेकंड, दोलन की संख्या हो गई 32, 16 दूनी 32। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? पहला है सोडियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा जस्ता यानी जिंक और चौथा एल्यूमिनियम। तो वायु में रखने पर जल उठती है सोडियम। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वायु की ऑक्सीजन, नमी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम की अभिक्रिया को रोकने के लिए इसे मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के रूप में किया जाता है। पहला है ऑक्सीकारक, दूसरा है अपचायी कारक, तीसरा है प्रति अम्ल और चौथा है किण्वन। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसके पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। तो इसके पहले वाली वीडियो यदि आपने देखी है तो आपको जरूर पता होगा। इसका उपयोग किया जाता है प्रति अम्ल के रूप में, एंटी एसिड के रूप में। जब कभी भी एसिडिटी हो जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डॉक्टर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है हाइड्रोजन। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से असंपर्क बल के उदाहरण हैं? पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है पेशी बल, तीसरा है चुंबकीय बल और चौथा है 1 और 2 दोनों। तो असंपर्क बल के उदाहरण गुरुत्वाकर्षण बल है और चुंबकीय बल है। यहाँ 1 और 3 होना चाहिए, तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब ये पेपर 2018 वाला है, हो सकता है इसमें कॉमन नंबर इसमें भी दिया गया हो जाते हैं कभी कभी 1-2 प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जिनमें कॉमन नंबर दिया जाता है। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही होता यदि यहाँ पर 1 और 3 दिया होता, क्योंकि दूसरा जो लिखा हुआ है पेशी बल, ये तो संपर्क बल है, क्योंकि जब हम मांसपेशियों द्वारा बल लगाते हैं तो हमें वस्तु को संपर्क में लाना पड़ता है, और इसमें असंपर्क बल पूछे गए हैं। तो चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 3 मान लीजिए, 1 और 3 दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? पहला विकल्प है थायरॉक्सिन, दूसरा है एड्रेनेलिन, तीसरा है इंसुलिन और चौथा है थाइमोसिन। तो मधुमेह जो रोग है ये नियंत्रित होता है इंसुलिन द्वारा। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मधुमेह रोग तब होता है जब अग्नाशय, पेट के पीछे की एक ग्रंथि हार्मोन इंसुलिन का पर्याप्त उत्पादन नहीं करता या शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? पहला है मिट्टी का तेल, दूसरा है सीएनजी, तीसरा है पैराफिन मोम और चौथा है बिटुमेन। तो
इसमें पूछा गया है पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो पेट्रोलियम के उत्पाद कौन कौन से हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए। तो पेट्रोलियम के उत्पाद हैं, पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, ग्रीस, पैराफिन, मोम, बिटुमेन, ये सभी पेट्रोलियम के उत्पाद हैं। लेकिन जो सीएनजी है ये पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, क्योंकि यह मीथेन से प्राप्त होती है। ये संपीड़ित गैस होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है रेड डेटा बुक का रिकॉर्ड रखती है। पहला है संकटापन्न प्रजातियों, दूसरा है विलुप्त प्रजातियों, तीसरा है वनस्पति और चौथा है पशु वर्ग। तो रेड डेटा बुक जो है ये संकटापन्न प्रजाति यानी कि जो संकट में है, जिनका अस्तित्व खतरे में है, ये भविष्य में विलुप्त हो सकती हैं, उनका रिकॉर्ड रखती है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? पहला है जूते को और मजबूती देने के लिए, दूसरा है जड़त्व घटाने के लिए, तीसरा है जड़त्व बढ़ाने के लिए और चौथा है जूते का जीवन बढ़ाने के लिए। तो जूते के सोल असमतल किए जाते हैं जड़त्व यानी घर्षण को बढ़ाने के लिए। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, जड़त्व को बढ़ाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारिका ने आसुत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं। उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? पहला है यह विद्युत का सुचालक है, दूसरा है यह विद्युत रोधी है, तीसरा है यह विद्युत का कमजोर चालक है और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो नल का जल होता है यानी टोंटी का जल होता है, उसमें खनिज और लवण की थोड़ी मात्रा होती है, तो इसीलिए यह विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन जो आसुत जल होता है वह विद्युत का कमजोर चालक यानी कुचालक होता है। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि आसुत जल की बात हो रही है। अगर यहीं पर लिखा होता टोटी का जल तो यह विद्युत का सुचालक होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जो आसुत जल होता है वह लवण से मुक्त होता है, ये भी याद रखिए। अब बढ़ते हैं आगे। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि जो गलत है वह हमें बताना है। लिखा है किसी विद्युत परपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। दूसरा है किसी विद्युत परपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है। तीसरा है सभी भवनों के विद्युत परपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं और चौथा है यदि परपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाएगा। अब इसमें पूछा गया है जो सत्य नहीं है यानी कि जो गलत है। तो किसी विद्युत परपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है, ये गलत है, क्योंकि किसी विद्युत परपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है। तो पहला गलत है, गलत ही पूछा गया था, यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? ये जो स्थान दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है कि किस जगह पर चक्रवात अधिक आने की संभावना होती है। पहला है पोरबंदर, दूसरा है पुरी, तीसरा है मुंबई और चौथा है गोवा। तो चक्रवात क्या है? चक्रवात एक घूर्णन कम दाब वाली मौसम प्रणाली है जिसमें आगम सर्पिल पवन होती है जो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त घूमती है। अब इसमें पूछा गया है कि किस स्थान की चक्रवात से अधिक प्रभावित होने की संभावना है, तो वह है पुरी। पुरी के एक चक्रवात से प्रभावित होने की अधिक संभावना है क्योंकि पूर्वी तट पर चक्रवात का खतरा अधिक है और पुरी भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि पहला है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है, दूसरा है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है, तीसरा है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है और चौथा है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के समानांतर। तो पृथ्वी के अक्ष के कारण ऋतुएं निर्मित होती हैं। अब इसमें पूछा गया है कि ऋतुएं बदलती हैं पृथ्वी पर, क्यों बदलती हैं? क्योंकि पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो स्तंभ ए और स्तंभ बी दिए गए हैं।
हमें मिलान करना है, फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। लिखा है वृक्ष वितान। तो वृक्ष वितान यानी कि बड़े वृक्ष की शाखाएं चौथे से मिला देंगे। अपघटक क्या है? अपघटक हैं सूक्ष्म जीव, ह्यूमस, पादपों और जंतुओं के मृत ऊतक, और शाही एक जंगली जंतु। यानी कि ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा, यानी कि चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। पहला है यह लेना आसान है, दूसरा है यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, तीसरा है यह निदानात्मक है, और चौथा है यह विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है। तो रचनात्मक आकलन एक विस्तृत विविधता को संदर्भित करता है जिसका उपयोग शिक्षक एक पाठ, इकाई या पाठ्यक्रम के दौरान छात्रों की समझ, अधिगम की जरूरतों और शैक्षणिक प्रगति की प्रक्रिया में मूल्यांकन करने के लिए करते हैं। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह निदानात्मक है, यानी कि नैदानिक है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? पहला है शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए, दूसरा है शिक्षार्थियों में उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए, तीसरा है शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए, और चौथा है शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। तो विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है। क्यों किया जाता है ये पूछा गया है। तो विद्यार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग की क्षमता का विकास करने के लिए। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो विज्ञान मेले होते हैं ये छात्रों को विज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं और ये छात्रों के बीच विज्ञान में रचनात्मकता और प्रयोग को बढ़ावा देने में भी मदद करते हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से आप किसे शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? पहला है शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना, दूसरा है अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना, तीसरा है शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना, और चौथा है अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। तो एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से आप किसे शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझेंगे, ये पूछा गया है। तो इसमें आपका चौथा विकल्प उत्तर हो जाएगा, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराने के लिए। इसमें जो शिक्षार्थी हैं वे सक्रिय रूप से भाग लेंगे। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है? पहला है विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे, दूसरा है विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो, तीसरा है विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए, और चौथा है विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? पहला है खुला मस्तिष्क, दूसरा है अधिक सीखने की उत्सुकता, तीसरा है समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, और चौथा है कठिन कार्य। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है पूछा गया है। तो कठिन कार्य यानी कठिन परिश्रम, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधा होगी? पहला है चर्चा, दूसरा है गतिविधि आधारित शिक्षण,
तीसरा है उदाहरण देना और चौथा है प्रदर्शन। तो सबसे अच्छी विधा पूछी गई है घूर्णन गति पढ़ाने के लिए, तो गतिविधि आधारित शिक्षण दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? पहला है विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना, दूसरा है विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना, तीसरा है अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति, और चौथा है अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना। तो पूछा गया है कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? तो अध्ययनकर्ताओं में यानी कि शिक्षार्थियों में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है? पहला है अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा है अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा, तीसरा है अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, और चौथा है विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ पूछा गया है तो विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? पहला है स्थिति की कल्पना करना, दूसरा है समस्या का समाधान का प्रयास करना, तीसरा है निष्कर्ष निकालना, और चौथा है अवलोकन। तो समस्या समाधान की विधि में जो चरण शामिल है वो आपको पता होने चाहिए। 5 चरण होते हैं। कौन कौन से हैं? समस्या की पहचान करना और इसकी व्याख्या करना, ये पहला चरण है। दूसरा है समस्या की कल्पना और इसका विश्लेषण, तीसरा है परिणामों का पूर्वानुमान और उपसमूह निर्धारित करना, परिणाम, चौथा है परिणाम, और पांचवा है निष्कर्ष। अब इसमें आप देखते हैं कि अवलोकन शामिल नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्योंकि पूछा गया था कि चरण नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है? पहला है समानताओं का चित्रण, दूसरा है अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण, तीसरा है अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना, और चौथा है उपयोग। तो अनुरूपता विधि का चरण पूछा गया है तो वह है समानताओं का चित्रण, यानी मानचित्र समानताएं इसे कह सकते हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर था दिसंबर 2018 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इसकी पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।